नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 9 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो है कि सभी वयस्कों को अब बूस्टर डोज मिलेगा। ठीक है, ये जो बूस्टर डोज मिलेगा वो जिसको 18 साल से ज़्यादा हो गया है, ये कोविड के लिए लगता है। ठीक है, यदि जिसका एज 18 प्लस हो गया है उसको बूस्टर डोज ना स्टार्ट करेंगे। ये रविवार मतलब कल से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फ्री नहीं होगा। फ्री जो है वो जो फ्री चल रहा है वो प्रथम और द्वितीय डोज ही फ्री चल रहा है। ठीक है, अब जो बूस्टर डोज पड़ेगा वो डोज फ्री नहीं रहेगा, उसमें कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, ऐसे कोविशील्ड के द्वारा कहा गया है। ठीक है, कि इस डोज के लिए आपको 600 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, एक डोज का 600 रुपये पड़ेंगे। तो इस बूस्टर डोज है जो फ्री में नहीं रहेगा, ये तो बूस्टर डोज की देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चीज़ें जानना चाहिए कि इस कोविशील्ड किसने बनाया है। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, ठीक है, उनके द्वारा डेवलप किया गया है भारत के अंदर। राइट, तो ये चीज़ें हैं और ये बूस्टर डोज उसी को लगेगा जो सेकेंड डोज के 60 दिन के बाद ही लगे, 90 दिन के बाद। ठीक है, सॉरी 9 महीना, ओके, 90 दिन नहीं, 9 महीना। राइट, यदि आपको सेकेंड डोज लगे हुए 9 महीना हो गया है तो उसके बाद आप बूस्टर डोज लगा सकते हैं। अब ये जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, इनके द्वारा कहना था कि बूस्टर डोज से क्या होगा कि आपकी जो तत्परता है आने वाले टाइम में जो एक्टिव है वो पूर्णकालिक रूप से, ठीक है, दीर्घकालिक रूप से हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में फिर से नया वेरिएंट आने चालू हो गया कोविड का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये आर्टिकल है हिंदुस्तान के खुदार देश है, ठीक है, उनके खिलाफ। ये देखिए एक्चुअली क्या है, अभी जो मामला गरमाया हुआ है वो पाकिस्तान के अंदर गरमाया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान के इमरान खान ने क्या किया था, नेशनल असेंबली को, अब उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया था, नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। ये मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला जताया कि नेशनल असेंबली को फिर से बहाल करना चाहिए और बहाल करने के बाद इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। तो कल इन्होंने क्या किया, संबोधित किया। ठीक है, संबोधन के दौरान इन्होंने भारत का खुल के चर्चा किया। ठीक है, भारत का खुल के समर्थन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी ज़्यादा खुल के चर्चा की जा रही है भारत के बारे में। ये बोल रहे हैं देखो भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ, लेकिन आज के में देखो कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, उनको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, क्या किससे, कोई डिसीजन देने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। इनका सीधा जो अटैक है वो यूएसए की तरफ है। इनका कहना है कि यूएसए जो है ना वो विदेशी जो हस्तक्षेप के कारण ही उनका सरकार गिरा है, तो उनका कहना है। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे ना उनकी सत्ता सेना को बहुत ज़्यादा चलती है, सेना के साथ, राइट, पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के बीच में कुछ बातें बन नहीं रही थी। पाकिस्तान के जो वो है रक्षा मंत्री है, मतलब रक्षा विभाग है, ठीक है, सेना है, वो चाहते हैं कि यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा रहे। लेकिन अभी जो हाल ही में था कि पाकिस्तान का झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा चला गया था चाइना के पास, समझ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि चाइना के पास चला गया था तो ये झुकाव चल रही थी। तो इसीलिए तो इनके द्वारा यही चीज़ें बात की गई है कि हिंदुस्तान का मतलब कि समझा सकते हैं कि खुली तौर पे ये प्रशंसा कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए यही चीज़ें हैं और ज़्यादा इसमें डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि विदेशी चंदा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। एक्चुअली ये पहले क्या था, विदेशियों से चंदा लिया जाता था। ठीक है, एनजीओ लेते थे, कोई व्यक्ति, ये सब कोई लोक कल्याण के लिए चंदा आता था। इस चंदे के लिए सरकार ने एक संशोधन लेके आया था। वो लेके आए थे विदेशी अंशदान नियमन संशोधन कानून 2020। अब हम थोड़ा सा इस कानून के बारे में देखते हैं और इसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या किया गया था। राइट, देखिए ये जो कानून है, इस कानून को, इस अधिनियम के तहत ये चीज़ें किया गया था कि व्यक्ति, संगठन, कंपनी या विदेश से योगदान की मंजूरी को प्राप्त करने के लिए इसको विनियमन किया जाएगा। इसके तहत इसमें ये चीज़ें प्रावधान किया गया था कि विदेश से जो अंशदान लेने वाले पे प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, लोक सेवक मतलब कि कोई भी यदि गवर्नमेंट के
मतलब सरकार की सेवा में और वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप विदेश से कोई भी अनुसंधान या कोई भी चीज़ें नहीं ले सकते, राइट। उसके बाद बात किया गया था कि एनजीओ जो है, ठीक है, वो विदेशी प्राप्त करने वाले लोग या संगठन के जो पदाधिकारी होंगे, ऊंचे का अधिकारी होंगे, वह उनके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे संशोधन किया है और बोला है कि आधार कार्ड नहीं, आप पासपोर्ट बताइए, आधार कार्ड की अनिवार्यता को हाल ही में इन्होंने ख़त्म किया है, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया था आधार कार्ड के लिए। उसके बाद बात की गई थी कि कोई भी व्यक्ति है, देखिए इसमें सीधा सीधा सिंपल समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो यूएसए से भारत में दान देना चाहता है। बिल गेट्स है, बहुत ज़्यादा दान देते हैं मान लीजिए। तो ये जो दान का दो पर्पज़ होता है, एक तो पर्पज़ होता है कि लोग के कल्याण के लिए किया जाए, एक पर्पज़ होता था कि यहाँ पे अशांति और सुरक्षा को फैलावा देना चाहिए। मान लीजिए ये तो दान दिए कि मैंने इस चीज़ के लिए काम किया, लेकिन इसके अलगाववादा चीज़ आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में कैसे पत्थरबाजी हुआ करता था। तो ये सारे प्रतिबंध के कारण और सरकार की कड़ी नीति के कारण देख रहे हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें अभी नहीं हो रहा है, वो चीज़ें बंद हो चुकी है पत्थरबाजी। तो यहाँ है वो दूसरे काम में यूज़ करते हैं, सरकार के भड़काऊ, सरकार के खिलाफ बातें करने के लिए। तो इसीलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें कोई व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी जो रजिस्टर्ड कोई भी संगठन होगा या कंपनी होगी, वो विदेश से अनुदान लेने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। यदि ये विदेश से ट्रांसफ़र आया इस व्यक्ति के पास, तो ये व्यक्ति ये रकम को दूसरे के पास ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ठीक है, वो अपने पास ही रखेगी। उसके बाद है, इसके तहत क्या है कि 6 महीना के भीतर आपको एक लाइसेंस मिलेगा और इसमें लाइसेंस को आपको 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, रेन्यूअल कराना पड़ेगा। जब रेन्यूअल करवाने जाएंगे तो सरकार कुछ देखेगी। सरकार ये देखेगी कि आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है वो काल्पनिक या फिर बेईमानी तो नहीं है, उन्होंने जो पैसा आया उसका तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति पर कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाना, ठीक है, या धर्म को परिवर्तन कराने का कार्य तो नहीं शामिल है, इसको लेके कोई मुकदमा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद विदेशी जो अंशदान आता है उसका गलत इस्तेमाल करने में उसका कोई दोषी तो नहीं पाया गया है। ये सारी चीज़ें उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही इनको क्या किया जाएगा कि फिर से लाइसेंस की रिन्यूअल की जाएगी। उसके बाद इस विधेयक के अनुसार विदेशी अनुसंधान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही लिया जाएगा। और उसमें भी दिल्ली में जो शाखा बना हुआ है, ठीक है, दिल्ली में जो केंद्र के द्वारा अधिसूचित शाखा है उसी में ये चीज़ें लिया जाएगा, राइट। उसके बाद इसके एनजीओ में, जो एनजीओ है उसको विदेशी अनुसंधान प्राप्त करने के बाद 50% से ज़्यादा, मतलब 50% से अधिक वो प्रशासनिक कार्यों में नहीं खर्च कर सकते। जैसे मान लीजिए कि एनजीओ है, तो एनजीओ को तो प्रशासनिक कार्य भी होता है ना उनका, तो उसके कार्ड 50% से आप ज़्यादा नहीं लगा सकते। देखो क्या होता था कि ये प्रतिशत क्या काम करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी में काम करने लगते थे, अपने प्रशासनिक काम में खर्चा दिखा देते थे, ऐसे हुआ, ये चीज़ें किया गया इससे। लेकिन ये एक्चुअली एनजीओ में जो लोग आपको पैसा देता है वो आपकी अपनी प्रशासनिक कार्य के लिए नहीं देता है, वो देता है कि आप जनता के लिए भलाई करिए, नागरिकों के लिए भलाई का काम करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इस संशोधन का कुछ आलोचना की जाती है, ठीक है। आलोचना को देखने से पहले हम इस संशोधन की आवश्यकता को समझते हैं। इन संशोधन की आवश्यकता क्या था? तो इन संशोधन की आवश्यकता ये प्राथमिक उद्देश्य ये है कि विदेश से जो प्राप्त होने वाला अनुदान है उसका गलत और अनुचित उपयोग को रोका जाए। अब हमने पहले ही आपको बताया है इसका बहुत ज़्यादा गलत भी इस्तेमाल होता था, तो सरकार का ये कहना है कि इसका जो गलत इस्तेमाल है उसको रोकना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक आंकड़े में बताया गया कि 2010 से लेकर 2019 में विदेशी जो अनुदान है उसका आवाज़ लगभग 2 गुना में वृद्धि हुई थी। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अनुदान आ रहा था, ठीक है। और उससे आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें समस्या आ रही थी, सांप्रदायिक घटना बढ़ रही थी, ये सारी चीज़ें हो रहा था। सरकार ने बस 2019 और 20 में बताया था कि बीच में इन्होंने 19,000 से ज़्यादा एनजीओ को, ठीक है, और संस्थान को इन्होंने पंजीकृत रद्द किया था, मतलब कि रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया था। तो एक्चुअली कोई तो इनके पास प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए तो इन्होंने रद्द किया ना, तो वही चीज़ें है। तो ये चीज़ें डाटा इनके पास था। उसके बाद है जो ये संगठन और गैर सरकारी संगठन के जो कार्य में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए भी लाया गया था। इनकी कार्य जो था उसकी कार्य में सुनिश्चितता नहीं था, तो इस कारण से भी इसको लाया गया था।
इसका आलोचना क्या किया जाता है, आलोचना ये किया जाता है कि इसकी संशोधन जो है, ठीक है, संशोधन करने में जो संशोधन करता है मतलब पात्रता है, हितधारकों के परामर्श को इसमें इग्नोर किया गया है, ठीक है। इसीलिए ये विधेयक संशोधन के कारण प्रभावित होने वाले लोगों को आकांक्षा को प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। मान लीजिए कि ये पर्सन है, अब ये पर्सन इससे संबंधित है, तो इनकी जो संगठन है, इनकी संगठन से या इन व्यक्तियों लोगों से परामर्श नहीं लिया गया कि इस तरह का चर्चा की जाएगी, तो इसीलिए ये राइटर इसे बात करते हैं, सॉरी इसमें बात किया जाता है, आलोचक ये बात करते हैं कि ये भी एक आलोचना है। उसके बाद दूसरा चीज़ बताया जाता है कि इस तरह से प्रतिबंध लगाने के पीछे सही ये भी कारण हो सकता है, ठीक है, कि स्पष्ट नहीं है। अब किस कारण से आप किसी को पंजीकृत कर रहे हैं, किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। कारण तो स्पष्ट करना जरूरी है ना, कि किस कारण से आप इनके ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं किसी एनजीओ के ऊपर, तो कारण सही से स्पष्ट नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद है इससे जो 20% जो हिस्सा था, ठीक है, प्रशासनिक खर्च को, इसको अब क्या किया गया है, ना केवल 20% ही हिस्सा प्रशासनिक खर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, 50% था, इन्होंने 50% से घटा के 50% से अधिक का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्च नहीं कर सकते। विधेयक में इस सीमा को 20% कर दिया गया है। तो ये 20% यदि किया जाएगा तो आलोचक का कहना है कि भैया 20% कई एनजीओ की खर्चा से ज़्यादा होता है, उनकी प्रशासनिक कार्य सही से नहीं हो पाएगा। जब इनका प्रशासनिक सही से नहीं हो पाएगा तो ज़मीनी स्तर पे कोई भी चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो ये भी इनके द्वारा क्वेश्चन रेस किया जाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चीज़ ये बताया जाता है कि अब मान लीजिए कि कोई अधिकारी, कोई एनजीओ है, कोई संगठन है, वो सरकार के खिलाफ काम कर रही है, मतलब सरकार के खिलाफ नहीं समझे कि विरोध में काम कर रही है, विरोध की बातें कर रही है। अब विपक्ष विरोध के रूप में एक विपक्ष के काम कर रही है, तो सरकार हो सकती है उस संगठन का, उस कार्यालय का क्या क्या कर सकता है, लाइसेंस रद्द कर सकता है और अपनी जो विरोध है उसको दबा सकती है इससे। उसके बाद इसमें संशोधन के बिना कोई भी विरोध बोलने वाले लोगों का और उनको क्या करता है, उनको दबाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, इसमें क्या चीज़ें हैं। ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, इसको सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि ये एक असंवैधानिक है, ठीक है, इसको चंदा लेने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। लेकिन संविधान ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है नहीं, आपके पास पूर्ण अधिकार नहीं है, चंदा लेना पूर्ण अधिकार नहीं है। तो इन्होंने इसको दायरे को मान्यता दी है, मतलब कि मान्यता दी है। लेकिन एक चीज़ें इन्होंने चेंज किया है, वो चेंज ये किया है कि आधार जो होता है आधार कार्ड, उसकी अनिवार्यता को ख़त्म करने की बात की गई है। और ये बात करते हैं कि अब इसमें पासवर्ड आप लेके कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड लेके। तो यही चीज़ें हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि फोर्टिफाइड जो चावल है, देखिए हमारे जो मतलब पोषण युक्त जो चावल है, अभी चावल की बंटवारा चालू होगी। पोषण युक्त क्यों ऐसा है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत का जो कुपोषण है, भारत में कुपोषण दर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो कुपोषण से लड़ने के लिए इस तरह का चावल का बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, फोर्टिफाइड चावल। ये नीति आयोग के द्वारा भी बताया गया है कि इससे हम तुरंत ही अच्छी तरीके से कुपोषण पे ब्रेक लगा सकते हैं। ये जो चावल आएगा इसमें पोषक का क्या करेगा, ऊपर से इसमें युक्त किया जाएगा, इसमें पोषण भरी रहेगी, ठीक है, जिससे कि लोगों को विटामिन मिल सके और उनके पोषक तत्व उनको मिल सके। चावल में आयरन, ठीक है, फॉलिक एसिड, विटामिन, ये सारी चीज़ें मिक्स किया जाएगा। अब देखिए सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस तरह स्कीम को अब लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, और ये किसके द्वारा मिलेगा, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, सामाजिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन पे आपको मिलता है, ठीक है, राशन की दुकानों पे, वहीं से उसको आपको प्राप्त किया जाएगा। तो जनता तक ये चीज़ें जाएगी, चावल जाएगी, तो उनके अंदर जो बहुत सारी बीमारी जो है, कहीं ना कहीं बीमारी खत्म होगा, बच्चे में पोषण आएगा, तो आगे वाले जनरेशन को हम सही कर सकते हैं। यही चीज़ें। अब एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अटल इनोवेशन स्कीम को 2023 तक जारी रखने की बात की गई है। अब ये अटल इनोवेशन स्कीम जो है, इसकी उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि नवाचार और उद्यमी की परिस्थिति के तंत्र को बढ़ावा देना, मतलब कि भारत के अंदर नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए कोई नवाचार या रिसर्च होगा तो हमारे यहाँ पे नई नई चीज़ों समझ के आएगी, नई नई टेक्निक निकल के आएगी, तो इस चीज़ों की बढ़ाने की बात की गई है, राइट। तो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हमने देखा, राइट।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं आता है, राइट। इस पेज के अंतर्गत आता है कि इसमें जो शक्तिकांत दास है वो वर्तमान वैश्विक संकट इकोनॉमी के लिए चुनौती बता रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए भैया, अभी तो कोरोना था, कोरोना गया ही नहीं। जैसे हम थोड़ा सा कोरोना से उठ रहे थे, खड़े हो रहे थे, तब तक आ गया यूक्रेन इशू, हमारे इकोनॉमी को तो और लग गया बाधा, ठीक है। ये यूक्रेन वाला वाट लगा के चला गया, यूक्रेन और रूस वाला, ठीक है। तो ये चुनौती है। हमारा जो आरबीआई का तो जो चालू खाता है, उस चालू खाते पे भी अनुमान था कि 7.2% का था। तो ये सारी चीज़ें भी हमें नुकसान हो रहा है। देखिए भारत की जो इकोनॉमी है उसमें हस्तक्षेप जो है वो दोनों देशों का इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप एक वैश्विक रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं, एक चेन के साथ आप जुड़े रहते हैं। इस चेन में यदि एक भी चेन में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो आपको आप साइकिल कभी चलाए हैं, आप साइकिल चलाए होंगे, तो साइकिल में चेन के साथ साइकिल चलता है। अब मान लीजिए किसी चेन का एक पट्टी टूट गया तो आपकी साइकिल नहीं चलेगी। सिर्फ एक पट्टी का, एक छोटे से कील का कितना वैल्यू होता है एक साइकिल को चलने में, वो आप देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से ये जो साइकिल सप्लाई चेन चलता है, इसका जो चेन में एक भी ब्रेक आ जाए, यहाँ से यदि मान लीजिए ब्रेक आ जाएगा तो पूरी सप्लाई चेन ही ब्रेक हो जाती है। और जबकि हम अभी किसके रूप में हैं, हम एलपीजी रिफॉर्म में हैं, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये राइटर का बात किया गया है। अभी देखिए हाल ही में नीति आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा की गई। इस नीति समीक्षा के तहत जो कर्ज जो था, थोड़ी सी रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट को कम करने की बात की गई थी। तो राइटर इसमें आरबीआई के द्वारा ये माना गया है, समिति के द्वारा, कि इसको अभी कम नहीं किया जाएगा, ना ही बदलाया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगी, जैसे ये बनी हुई है वैसे ही बनी हुई है। इसमें बताया गया है कि जीडीपी का जो अनुमान है वो 7.2% है और महंगाई दर का जो अनुमान बढ़ के 5.7% किया है, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पे अभी क्या है, महंगाई दर जो है वो 4 ± 2, मतलब कि इसका मतलब समझिए, या तो सबसे कम 2 जा सकता है, सबसे ज़्यादा 6 जा सकता है। तो अभी भी इस महंगाई दर को इसी सीमा के अंतर्गत है, इसीलिए इतनी ज़्यादा फैसला नहीं किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है। इस पेज में एडिटोरियल आज कोई पढ़ने वाला नहीं है, पाकिस्तान इशू है तो हमें उतना नहीं देखना है। ये नारी वाला था, उतना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा था, तो इसको कभी एक अच्छा वाला नारी वाला जो आएगा, महिला वाला इशू, उसमें हम कवर कर लेंगे। ये प्रदूषण वाला था, तो इसमें ये बताया जाता है कि यदि आप रोशनी में आप देख सकते हो कि हमारा जो लाइटें जलती रहती है, इससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पे प्रभाव आता है, तो इसी से संबंधित था। चलिए एक आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। यह आर्टिकल है डिजिटल शक्ति से मतलब कि कंस कजने की बात की जा रही है। तो हमने हाल ही में इसको जीएस पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हो। हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है, ठीक है। तो इसी को लेके 2-3 दिनों से आर्टिकल चल रहा था, आज एडिटोरियल आया है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें राइटर बात करते हैं कि देश या समाज की शांति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें है कि आपको सही व्यवस्था होना चाहिए वहाँ का। तभी हमारा देश या समाज जब शांत व्यवस्था रहेगा तभी जाके हम आगे विकास कर पाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में ये चीज़ें चल रहा था और पहले भी, पूर्व में भी जो कानून बनता था उससे पहले कानून तोड़ने वाले जन्म ले लेते थे। कानून बनने से पहले कानून व्यवस्था को किस तरह से भंग किया जाए, इस चीज़ों के लिए पहले ही लोग सोच लिया करता था। इसी तकनीक के लिए, इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अभी सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया जा रहा है, ठीक है। तकनीकी पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें छिन भिन्न होती, अपराधी जो मसूबे है, ठीक है, उसको त्वरित किया जा रहा है, अपराध से बाहर निकालने की बात की जा रही है। अब देखिए तकनीकी क्षमता से लेस कर लिया गया है। अब इसके प्रक्रिया के दौरान क्या होगा कि टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा अपराधियों को, और ये अपराधी को, पुलिस को इसका क्या किया जाएगा, पुलिस को लेस किया जाएगा। अब पुलिस के पास अधिक शक्ति होगी, अब अधिक शक्ति होगी। इस शक्ति के तहत इसको पहचान किया जा सकता है। इसीलिए इसको जो आपराधिक प्रक्रिया विधेयक मतलब आपराधिक पहचान विधेयक 2022 पेश किया गया है, राइट। इसमें तकनीकी रूप से मुकम्मल जो होने वाले या फिर वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की पुष्टि की जाएगी। इस नए विधेयक के तहत जो पुलिस है उसकी शक्ति बढ़ेगी, और पुलिस जो है वो फिंगर का, पाँव का, ठीक है,
उसके बाद हथेली का, इनका छाप लेके आँख के रेटिना जो होता है उसके स्कैन करके, फेस को स्कैन कर, तो ये खून, वैर, बाल, लाड़, ये सारे के माध्यम से क्या कर सकता है कि सबूत को इकट्ठा कर दे सकता है, जैविक नमूने इकट्ठा कर सकता है। जैविक नमूने जब इकट्ठा करेगा तो पुलिस चाहे तो आने वाले समय में ब्रेन मैपिंग भी कर सकता है, ठीक है। इसको करने का अधिकार पुलिस के पास दिया गया है और उसको करने के बाद उसको 75 सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए और अदालत से यदि वो बरी हो जाता है या फिर सज़ा काट लेता है, उसके बाद उसके ऊपर जो भी चीज़ें जमा करके रखा गया था सबूत, उसको वहाँ से नष्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा। ये डिजिटलीकरण के द्वारा इसका जो भी चीज़ें हैं वो किसके द्वारा रखा जाएगा? केंद्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो ये पीटी फैक्ट हो जाता है आपके लिए, थोड़ा सा याद करके रखेंगे, राइट। उसके बाद इसका एक उदाहरण हमें चीन के लिए देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसकी जो लाभ है वो चीन में हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। तो इस चीज़ों का एक एग्जाम्पल राइटर बताते हैं। एग्जाम्पल राइटर ये बताते हैं कि आप देखेंगे, आप इसमें देखेंगे कि मानव जो अधिकार है, ठीक है, इसमें एक भड़काऊ जो चीज़ें होती थी। तो एक रामलीला मैदान में क्या चल रहा था, एक रैली चल रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी का। उस रैली के दौरान वहाँ पे पुलिस ने क्या किया था, फेस स्कैनिंग किया था और फेस स्कैन करके आसपास के जो जगह पे जो दंगा हुआ था उस दंगे को ख़त्म करने के लिए, दंगे में कोई व्यक्ति शामिल व्यक्ति को यहाँ पे पहचान किया गया था कि कोई यहाँ पे तो आया नहीं है इस रैली के दौरान, तो पाया गया कि नहीं आया है। तो ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। यही चीज़ें किया गया था चाइना में। चाइना में इस तरह से किया गया था। तो एक व्यक्ति ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा पैसे लेके यहाँ से फरार हो गए थे, ठीक है। लेकिन उनको चाइना की पुलिस ने इसको खोज निकाला था। वो 40,000 रुपये भीड़ वाले एक कस्टमर के बीच में से लेके भाग गया था, लेकिन इसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद राइटर की बात की जाती है। राइटर बात करते हैं कि इसका भी कुछ विरोध होता है। विरोध का तर्क ये है कि यहाँ पे मानव अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है, मानव अधिकार का उल्लंघन होगा। उसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट है, जैसे फंडामेंटल राइट 14, 19, 21 निजता के अधिकार को भी हनन पहुँचाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो चीज़ें हैं स्टोर करके रखा जाएगा तो वो आपके निजता के लिए है, ठीक है। तो निजता के अधिकार को भी इसके हनन किया जाएगा। तो यही चीज़ें राइटर बात करते हैं कि इसका लाभ क्या होगा, इसमें जो प्रॉब्लम बताई जाती है ये सारे प्रॉब्लम होगा, राइट। तो यही आर्टिकल था। कोई इतना डिटेल तो एनालिटिकल वे से मुझे दिखा नहीं, लेकिन ठीक ठाक था, राइट। एक थोड़ा सा द हिंदू में और ये जो न्यूज़पेपर है इसमें एक ही चीज़ की थोड़ी सी समस्या होती है, वो एनालिटिकल नहीं होता है, ठीक है। आप देखेंगे वे फॉरवर्डेड है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें, लेकिन एक तरह से सुझाव देना किस चीज़ों के लेके, थोड़ा सा और चीज़ें बताना। इन्होंने जो संसद के अंदर जो विरोध किया गया था उसी को लिए थे, लेकिन थोड़ा सा हिंदू में क्या होता है वो एनालिटिकल रहता है। तो इसीलिए हम हिंदू को और इसको दैनिक जागरण को अगले सोमवार से इसको हम दोनों को लिंक करके करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है कि हम हिंदू पढ़े या फिर हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़े या दैनिक जागरण पे। हमारा मकसद है कि हम टॉपिक को पढ़े, हम इशू को पढ़े, ठीक है। वो इशू हम कहीं से पढ़ सकते हैं। देखिए कितना व्यक्ति ना ये सोचता रहता है कि अरे भैया हमने वो नहीं, पॉलिटी नहीं पढ़ा, पॉलिटी में हम तो लक्ष्मीकांत पढ़े ही नहीं। अरे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा तो क्या बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने मौलिक अधिकार तो पढ़ लिया ना टॉपिक। आप यदि मौलिक अधिकार किसी भी टॉपिक से कहीं से भी कवर करें तो आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करें। आप देखिए बुक वाइज हम लोग पढ़ाई करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये बुक ना एक्सपेक्ट्रम ख़त्म कर देना है, इसका टॉपिक ख़त्म करना, ऐसे नहीं होता है। एक्सपेक्ट्रम में भी आप बांटिए। 1707 से लेके 1957 तक का एक बार पढ़िए, ठीक है। इसकी वैल्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम होता है। उसके बाद 1857 से लेके 1947 तक का एक बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इसको भी आप तोड़ सकते हैं, गांधी आने से पहले, गांधी आने के बाद, ठीक है। नरमपंथी का दौर क्या था, गर्मपंथी का दौर क्या था। तो इस तरह से जब आप तोड़ के टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें यही चीज़ें बात किया गया था कि अभी जो हाल ही में हमारा जो CJI है, ठीक है, इन्होंने NV रमना इन्होंने एक्चुअली CBI के कार्यकाल पे, कार्य के प्रणाली पे, कार्य की प्रक्रिया पे क्वेश्चन मार्क उठाया। इन्होंने बोला कि देखिए CBI हो या फिर कोई जांच एजेंसी हो, उनकी पारदर्शिता कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रही है। सरकार के जनता के बीच में पहले हम लोग ये सोचते थे अरे CBI को केस दिया गया है मतलब कि निष्पक्षता से जांच होगा। पुलिस यदि जांच कर रही थी तो हम लोग बोलते थे नहीं फिर सही नहीं है,
कुछ भी हो सकता है, जो सरकार है, जो पार्टी है, उसी का चीज़ें फैसला आएगा। लेकिन सीबीआई को जाने के बाद हम लोग एक सहमत हो जाते थे कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ें बात की जाती थी, ओके। तो राइटर के द्वारा बात किया जाता है इसमें कि जांच जो एजेंसी है उसकी विश्वास क्या हो समाज में घट रही है, समाज में विश्वास कम हो रही है। पागल चाहिए यार ये सब, ओके। तो इसकी जांच एजेंसी की जो विश्वास है, इस चीज़ों को कम करने की बात की गई है, ठीक है। सस्ता स्वस्थ होगा, नहीं होगा। उसके बाद है राज्य के पुलिस और कुशल और निष्पक्षता की बात की गई है कि संदेह में रहता है, राइट। उसके बाद बात किया जाता है इनकी जो कार्य है, उनकी जो विश्वास है, इनकी जो शैली है, इसको ख़त्म करके राइटर के द्वारा बताया जाता है इनके लिए ना, ये सीजीआई जो थे उन्होंने, रमना जो थे उन्होंने बताया कि इनके लिए एक छत होना चाहिए, एक ही छत के नीचे जितने भी जांच एजेंसी है वो आए, और ये जो है वो स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीति कार्यपालिका के लिए, कार्यपालिका के साथ सामंजस्य रहता है इनका। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इनको एक स्वतंत्र निकाय की तरह काम करना चाहिए, जिस तरह से हमारा चुनाव आयोग काम करती है, जिस तरह से हमारा कैग काम करता है, ठीक है, जिस तरह से हमारा यूपीएससी है। तो इन सारी चीज़ों जैसे स्वच्छ है, अलग से है ना, उसी तरह से इनको एक संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, कानून का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि व्यक्तियों को जीवन का गरिमा, ये व्यक्ति की जो बातें होती है, निजता का अधिकार, ये सारा चीज़ें प्रमुख इशू है इसका। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इसके पेज के अंतर्गत इंपॉर्टेंट उतना आर्टिकल है नहीं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, राइट। तो इसीलिए इसको चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उनके ऊपर महाभियोग लाया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इशू चल रही है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे लिए वो तमिल के लिए, तमिल जो है वो भारत में पलायन करना शुरू हो गया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समस्या की बात है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।